नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम हिंदी साहित्य में करेंगे आदिकाल में लौकिक साहित्य के बारे में। ठीक है। ओके, तो लौकिक साहित्य में देखिए सबसे पहले करेंगे हम कलोल कवि के बारे में। कलोल कवि। ओके, इसी में आगे चलकर हम जैसे बसंत विलास है, विद्यापति है, अमीर खुसरो वगैरह है, ये सारे हम पढ़ेंगे। ओके, तो कलोल कवि की जो रचना है, तो इन्होंने ढोला मारूरा दुहा, ढोला मारूरा दुहा नामक जो है रचना लिखी थी। ठीक है, ये जो है लौकिक भाषा में एक प्रेम काव्य है। ठीक है, ढोला मारूरा दुहा क्या है? लौकिक प्रेम काव्य है जो दोहों में रचित है। ठीक है, दोहों में रचित है। ठीक है, अब सामान्य रूप से इसका जो समय है वो माना गया है 11वीं शताब्दी की। 11वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई है। ठीक है, परंतु रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि, देखिए रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं इस ग्रंथ के बारे में। तो इनका मानना था कि बाद में जो है कुशल राय नामक एक जैन कवि हुए, उन्होंने उसमें जो है कुछ दोहे जोड़ दिए थे। ठीक है, तो इसीलिए रामचंद्र शुक्ल जी क्या मानते हैं कि जो कुशल राय है वो भी क्या माने जाते हैं, इसके रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, आरसी के अनुसार कुशल राय ने कुछ पद इसमें जोड़े। ठीक है, कुछ पद इसमें जोड़े हैं। ओके, अब देखिए कई बार जो है ना एग्जाम में कलोल कवि नहीं आता, कुशल राय आता है। ठीक है, कुशल राय का नाम आता है कई बार। ओके, सॉरी, कुशल राय नहीं है, ये कुशल लाभ है इनका नाम। ठीक है, कुशल लाभ आता है कई बार एग्जाम में। जब कुशल लाभ आता है ना तो ये भी करेक्ट होता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कलोल कवि का नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि कुशल राय कुशल लाभ ने जो है इसमें कुछ जोड़े थे, बाद में कुछ पद जोड़े थे, इसलिए इनको भी जो है ढोला मारूरा दोहा का रचनाकार माना जाता है। ओके, अब देखिए ये जो है राजस्थान में अधिक प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रसिद्ध है, और इसमें जो शैली है वो पिंगल शैली राजस्थान में है। ठीक है, अधिक प्रसिद्ध है, और इसमें जो शैली अपनाई गई है वो डिंगल शैली अपनाई है। ठीक है, अब डिंगल राजस्थानी में जब अपभ्रंश का योग हो जाता है, राजस्थान में, राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी में अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश और राजस्थानी जब मिल जाते हैं तब डिंगल शैली बनती है। ठीक है, मतलब राजस्थान से संबंधित है, तो मतलब एक समझने वाली बात है कि इसमें डिंगल ही प्रयोग हुई है शैली। ठीक है, अब इसमें हम करते हैं कि नायक कौन था। नायक, नायिका, तो नायक इसमें ढोला था, और नायिका का नाम था मारवाणी। ठीक है, नायक कौन था? ढोला था, और नायिका कौन थी? मारवाड़ी थी। अब ये जो ढोला था ये राजपुर में जो कछवा वंश के राजा थे नल, उनका पुत्र था। ठीक है, कछवाहा वंश के शासक नल का ये पुत्र था। ठीक है, जो ढोला है राजकुमार। ओके, और राजकुमारी कौन थी? मारवाणी थी। ठीक है, अब देखिए ढोला मारूरा दोहा जो रचना है ना ये प्रसिद्ध है, मतलब इसमें जो नारी हृदय है उसका मार्मिक रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है, अब प्रेम गाथा भी है, ये लौकिक भाषा में रचित है, ये प्रेम काव्य है। ओके, नारी हृदय का मार्मिक चित्रण है इसमें, नारी हृदय का
मार्मिक चित्रण किया गया है ढोला मारूरा दोहा रचना में। ओके, अब इसका संपादन किसने किया? तो इसका संपादन 1934 में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा किया गया था। ठीक है, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा इसका संपादन किया गया था। ओके, अब देखिए मूल रूप इसका किस में मिलता है? दोहे में ही मिलता है। मूल रूप, अब देखिए ऊपर भी मैंने करवा दिया है कि लौकिक प्रेम काव्य है और दोहों में रचित है। मतलब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि ढोला मारूरा दोहा का मूल रूप किस में मिलता है? दोहा या चौपाई में? तो दोहा में मिलता है। ठीक है, मूल रूप दोहों में मिलता है। तो कब की रचना है ये? 11वीं शताब्दी की ये रचना है। ठीक है, 11वीं शताब्दी की रचना है, लौकिक प्रेम काव्य है, दोहों में रचित है, राजस्थान में अधिक प्रसिद्ध है। तो ये बातें याद रखनी है। नायक कौन है इसमें? ढोला है। नायिका कौन है? मारवाणी है। ठीक है, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं मैं HPD। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं इस रचना के बारे में? तो जो ढोला मारूरा दोहा है, इसमें जो दोहे है ये बिहारी, मतलब इन्होंने माना हुआ है कि हेमचंद व बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। ठीक है, इस रचना के दोहों को हेमचंद्र व बिहारी के दोहों के मध्य की कड़ी माना है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ओके, नेक्स्ट जो रचना आती है इसमें बसंत विलास आती है। बसंत विलास। अब बसंत विलास जो है इसकी कवि अज्ञात है, मतलब कवि के बारे में कोई इसमें नहीं है, तथ्य नहीं मिले हैं। ठीक है, और इसमें 84 दोहे हैं, 84 दोहे हैं और श्रृंगारिक 84 दोहे हैं। और कैसे है ये रचना? श्रृंगारिक रचना है। इसमें ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट है रणमल छंद। रणमल छंद, तो रणमल छंद के रचयिता का नाम हो जाएगा श्रीधर व्यास। श्रीधर व्यास। ठीक है, तो बसंत विलास के कवि अज्ञात है, 84 दोहों में श्रृंगारिक रचना है। और रणमल छंद क्या है? श्रीधर व्यास की रचना है। ठीक है, तो बसंत विलास और रणमल छंद याद रखना है आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे विद्यापति के बारे में। विद्यापति की रचनाएं हैं, किस किस भाषाओं में लिखी। ओके, सारी रचनाओं के बारे में जो भी मेन तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं विद्यापति के बारे में। तो विद्यापति का जो जन्म है, विद्यापति का जन्म हुआ था 1350 ईस्वी में बिहार के दरभंगा के बिस्फी नामक गांव में। ठीक है, बिहार दरभंगा, बिहार के दरभंगा के बिस्फी
गांव में इनका जन्म हुआ था 1350, मतलब माना जा, अब देखिए इनके जन्म को लेकर भी ना मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट तथ्य नहीं है। 1350 है, कईयों में आपको 1355 मिलेगा, मतलब 1350 और 1375 के मध्य इनका अनुमान लगाया गया है जन्म का, ठीक है। और मृत्यु इनकी 1460 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब इनके माता पिता के बारे में देख लेते हैं। माता का नाम, पिता का नाम, ठीक है। माता का नाम गंगा देवी था और पिता का नाम गणपति ठाकुर। कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं माता पिता के, है ना। गंगा देवी और पिता का नाम गणपति ठाकुर था, ओके। अब इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे शिरोमणि भूत पंडित हरि मिश्र, इनके गुरु माने जाते हैं। शिरोमणि भूत पंडित श्री हरि, ओके। शिरोमणि भूत पंडित श्री हरि इनके गुरु माने गए हैं। अब ये किसके राज्य में थे, मतलब किसके राज कवि थे, अभी लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम। राजकवि, तिरहुत के राजा, तिरहुत मिथिला के राजा, ठीक है। तिरहुत के राजा शिव सिंह व जौनपुर के राजा कीर्ति सिंह, ठीक है। जौनपुर के राजा कीर्ति सिंह के ये आश्रित कवि थे, ठीक है। अब देखिए तिरहुत के राजा, त्रिहुट भी कई जगह दिया गया है इनके बारे में, ठीक है। तो शिव सिंह की पत्नी का नाम था लक्ष्मा देवी, ठीक है। तो लक्ष्मा देवी के विशेष पात्र माने गए हैं विद्यापति, ठीक है। लक्ष्मा देवी के विशेष पात्र माने जाते हैं विद्यापति, ओके। एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये भी क्वेश्चन यहाँ से, ओके। अब देखेंगे नेक्स्ट इनके बारे में कि इनके सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी रचनाएं, बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे इनके उपनाम, ठीक है, क्योंकि इनके जो उपनाम है वो भी बहुत ही मतलब प्रसिद्ध रहे हैं हिंदी साहित्य में। उपनाम, तो सबसे पहले है मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल, ओके। दूसरा लिखिए अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है नव कवि शेखर, नव कवि शेखर है, ठीक है। कवि कंठाहार, कवि कंठाहार। नेक्स्ट हो जाएगा खेलन कवि, खेलन कवि, ठीक है। दशावधान, दशावधान। नेक्स्ट है पंचानन, दशावधान है, पंचानन हो जाएगा, ठीक है। राज पंडित भी इनका उपनाम था, राज पंडित, ओके। मैथिल कोकिल है, अभिनव जयदेव, नव कवि शेखर है, कवि कंठाहार है, खेलन कवि, दशावधान, ओके। पंचानन है और राज पंडित हो जाएगा। अब देखिए मैथिल कोकिल इनको क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने मैथिल भाषा में सरल व सरस रूप से रचना की थी, ठीक है, इसलिए इनको मैथिल कवि कहा गया। आप लोग नोट कर लेना ये वाला पॉइंट। और नेक्स्ट इसमें अभिनय जयदेव क्यों कहा गया, तो देखिए अभिनय जयदेव इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने जो पदावली रचना है, ठीक है, वो जयदेव के गीत गोविंद के आधार पर रची थी। जयदेव के गीत गोविंद के आधार पर रची थी, ठीक है, इसीलिए इनको अभिनय जयदेव कहा गया है। तो ये पॉइंट पे आप लोग लिख लेना, ठीक है।
और इनके जो उपनाम है ये भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके सर, सबसे पहले तो जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। हमारी जो क्लासेज है वो पीएचडी हिंदी, एलटी, नेट और सेट के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेज है, तो आप लोग कंटिन्यूटी में हमारे साथ जुड़िए। जो भी क्लासेज लग रही है हर रोज की हर रोज आप लोगों ने नोट करनी है और लर्न करनी है, ठीक है। सैटरडे संडे आप लोगों को ऑफ होता है, ओके, हिंदी साहित्य में, क्योंकि सैटरडे को हमारा हिंदी ग्रामर होता है, ओके। तो आप लोगों को जो 2 दिन दिए जाते हैं उसमें आप लोगों को रिवीजन करना होता है जो पीछे करवाया है, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी रचनाएं कर लेते हैं, रचनाएं, ठीक है। इन्होंने 3 भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना की। 3 भाषाओं में 14 ग्रंथ रचे, ठीक है। 3 भाषाओं में इन्होंने 14 ग्रंथ रचे। अब 3 भाषाएं कौन कौन सी थी इनकी? संस्कृत थी, अवहट थी, वो मैथिली भाषा थी, ठीक है। संस्कृत, मैथिली व अवहट, ठीक है। संस्कृत, मैथिली व अवहट इन्होंने 3 भाषाओं में रचना की हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं हम संस्कृत में इनके ग्रंथ कौन कौन से, संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ लिखे हैं। शैव सर्वस्व सार, शैव सर्वस्व सार, भू परिक्रमा, शैव सर्वस्व सार, भू परिक्रमा हो जाएगा, ठीक है। गंगा वाक्यावली, गंगा वाक्यावली हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है दुर्गा भक्ति तरंगिणी, दुर्गा भक्ति तरंगिणी है, ठीक है। भू परिक्रमा, भू परिक्रमा इनकी बहुत ही इंपोर्टेंट रचना है, भू परिक्रमा, ठीक है। मतलब एग्जाम में बार बार पूछी जाती है भू परिक्रमा किसकी रचना है, तो विद्यापति की संस्कृत भाषा की ये रचना है, ठीक है। अब जो संस्कृत की जरूरी रचना है वो मैंने करवा दी। नेक्स्ट मैं आप लोगों को अवहट की करवा देती हूँ। अवहट, तो अवहट में कीर्तिलता, कीर्तिलता व कीर्ति पताका, ठीक है। कीर्तिलता व कीर्ति पताका की रचना की। और मैथिली में इन्होंने पदावली, विद्यापति पदावली, ठीक है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ आप लोग उनको मान सकते हैं। पदावली रचना से ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए हिंदी साहित्य में। तो मैथिली में है इनकी पदावली, ठीक है। और गोरक्ष विजय, गोरक्ष विजय एकांकी है इनकी, ठीक है, एकांकी है, ओके। अब देखिए अवहट में है कीर्तिलता व कीर्ति पताका। तो कीर्तिलता में किसका वर्णन है? कीर्तिलता में जौनपुर के राजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है। कीर्तिलता में किसका वर्णन है? जौनपुर के राजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है, ठीक है। और कीर्ति पताका में क्या है? कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का वर्णन है, ठीक है। तो शिव सिंह त्रिहुट के राजा, मिथिला के राजा थे, उनकी वीरता का वर्णन किया है कीर्ति पताका में, ठीक है। शिव सिंह की वीरता का वर्णन, ओके। तो याद रखना इसमें कीर्तिलता व कीर्ति पताका के बारे में, ओके। ओके नेक्स्ट हम करते हैं इनकी जो पदावली रचना है मैथिली भाषा में, ठीक है। ये बहुत ही डिटेल में हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो भी कंटेंट या स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों को करवा रही हूँ यहाँ पर, ये पूरा नेट लेवल का है, ठीक है।
पूरा नेट लेवल का है। मतलब आप हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो तो मतलब और जो टेस्ट होंगे जैसे एलटी है, ठीक है, साथ में पीएचडी हिंदी, उनकी तैयारी आप लोगों की हो जाएगी अच्छे से इसमें। ओके, तो मैं हर रोज आप लोगों को यही बोलती हूँ कि अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो बस आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए, जब तक हिंदी साहित्य खत्म नहीं हो जाता तब तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके, उसके बाद आप लोग कंटिन्यूटी में जो भी क्लासेस लगती है रिवीजन कीजिए, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। बस मेरी तो यही शुभकामनाएं आप लोगों के लिए कि जल्दी से आप लोगों को जो है सफलता मिल जाए। ओके, तो चलिए, आप लोगों को हर रोज बोलती हूँ प्लीज क्लास को लाइक कर लिया कीजिए, कमेंट कर लिया कीजिए जहां पर आप लोगों को लगता है कोई चीज समझ नहीं आ रही है। हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले मेरे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हैं वो कौन कौन से हैं। ओके, अब करेंगे पदावली रचना के बारे में। इनकी जो पदावली है, इनकी मतलब कीर्ति का आधार स्तंभ है, इनकी प्रसिद्धि का कारण है जो पदावली इनकी रचना है। अत्यंत प्रसिद्ध रचना है, अत्यंत प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, अत्यंत प्रसिद्ध रचना है इनकी जो पदावली रचना है, ठीक है। अब देखिए, जो पदावली रचना है ना, उसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। कई लोग मानते हैं इस रचना के आधार पर कि विद्यापति जो है श्रृंगारी कवि हैं, कईयों ने उनको भक्त कवि माना, कईयों ने इनको रहस्यवादी कवि माना हुआ है, ठीक है। ओके, अब देखिए जो पदावली है ना, इसमें कई बार माना गया है कि ये भक्तिपरक रचना है, क्योंकि इसमें जो भी भक्ति व नचारी के पद है उसमें शिव, शक्ति, दुर्गा आदि की आराधना का वर्णन किया गया है, इसलिए कई बार इसको भक्तिपरक रचना भी माना गया है। पर हम मेन तथ्य इसमें देखेंगे, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, आरसी विद्यापति ने अधिकतर श्रृंगारिक जो है रचना की है। विद्यापति के अधिक पद श्रृंगारी है। विद्यापति के अधिक पद कैसे हैं? श्रृंगारी है, जिसमें नायक और नायिका राधा कृष्ण है, ठीक है, जिसमें नायक व नायिका राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण है। ओके, नायक और नायिका क्या है? राधा कृष्ण है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। अगली लाइन है, विद्यापति को कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, परंपरा में नहीं समझना चाहिए। ओके, तो ये कथन काय है? रामचंद्र शुक्ल ने। ओके, कि विद्यापति के अत्यधिक पद कैसे हैं? श्रृंगारी है, नायक नायिका राधा कृष्ण है, इसलिए विद्यापति को जो है कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। ओके, अब जो विद्यापति है ना, मिथिला में इनको जो है वैष्णव माना गया है। विद्यापति को मिथिला में वैष्णव भक्त कवि नहीं माना जाता, बिहार में माना जाता है, ठीक है, बिहार नहीं, सॉरी, बंगाल है। विद्यापति को जो है पॉइंट लिखना है आप लोगों ने, मिथिला में इन्हें वैष्णव भक्त, मिथिला में इन्हें वैष्णव भक्त कवि नहीं माना जाता। ओके, जबकि बंगाल में मानते हैं, जबकि बंगाल में मानते हैं, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट करते हैं कि विद्यापति के कवि रूप के बारे में जो मतभेद है। विद्यापति का कवि रूप, तो इसमें आप लोगों ने 3 कॉलम बना लो, ठीक है। सबसे पहले देखिए श्रृंगारी कवि, श्रृंगारी लिख लो, ठीक है। दूसरे नंबर पर भक्त कवि किन्हों किन्हों ने माना, और तीसरे नंबर पर रहस्यवादी, रहस्यवादी कवि किस किसने विद्यापति को माना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे श्रृंगारी कवि किस किसने माना है। रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। हर प्रसाद शास्त्री, हर प्रसाद शास्त्री और सुभद्रा झा। ओके, पहले तो आप लोग इस तरह से लिखो, बाद में बताती हूँ आप लोगों को किस तरह से याद करना है, ठीक है। पहले चार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। भक्त माना ब्रजनंदन सहाय, ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब रहस्यवादी माना है जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है। नेक्स्ट है जनार्दन मिश्र, जनार्दन मिश्र, ठीक है। तो ये इनको रहस्यवादी मानते हैं। मतलब विद्यापति के कवि रूप को लेकर मतलब जो है विवाद है। कई श्रृंगारिक मानते हैं, कई भक्त मानते हैं, कई क्या मानते हैं कि रहस्यवादी कवि है। ओके, अब श्रृंगारिक में देखिए, श्रृंगारिक आप लोगों को किस तरह से याद रखना है। सबसे पहले तो नाम याद रखो राम, ठीक है। 3 बार राम से जो है जिन जिन के नाम है वो कभी आएंगे, राम, राम और राम। राम से रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी। ओके, नेक्स्ट याद रखिए इसमें हरि, हरि से बन जाएगा हर प्रसाद शास्त्री, और चौथे नंबर पर सुभद्रा आ जाएगा, सुभद्रा जा, ठीक है। राम हरि सुभद्रा, इस तरह से याद रखना है, राम हरि सुभद्रा, ठीक है। राम से 3 राम हो गए, याद रखना है, रामचंद्र शुक्ल है, राम कुमार वर्मा है, राम वृक्ष बेनीपुरी, तीनों ही मतलब प्रसिद्ध है, ठीक है, हिंदी साहित्य में। सुभद्रा जा है और हर प्रसाद शास्त्री। नेक्स्ट इसमें भक्त कवि देखिए किस किसने माना है, तो ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसको किस ट्रिक से आप लोगों को याद करना है, देखिए ब्रज में श्याम के हजारों भक्त हैं, ठीक है। ट्रिक लिख लो साथ में, ब्रज में श्याम के हजारों भक्त हैं, तो ब्रज से ब्रजनंदन सहाय, ठीक है, श्याम से श्याम सुंदर दास, हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, ठीक है। अब रहस्यवादी आप लोग किस तरह से याद करेंगे, देखिए तो रहस्यवादी कवियों में देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन है, डॉक्टर नगेंद्र है और जनार्दन मिश्र है, ठीक है। सबसे पहले आ जाइए जॉर्ज ग्रियर्सन, ग और या आ रहा है, मतलब गाय जैसा इसमें बन रहा है, ठीक है। अब देखिए जो गाय है वो रहस्यमय तरीके से दूध देती है, इस तरह याद रखना। गाय क्या करती है, रहस्यमय तरीके से दूध देती है, गाय से क्रिएशन बना लेना है। ओके, दूसरा है, और जो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ ना याद करने के ट्रिक के लिए, ट्रिक आप लोगों को लिख के रखने हैं आप लोगों ने। अभी तो आप लोगों को लगेगा कि याद हो गए, पर जब आप 2-3 महीने बाद रिवीजन करेंगे ना, उस टाइम भूल जाते हैं, ठीक है, रिवीजन के टाइम, क्योंकि 1-2 बार रिवीजन देंगे ना आप लोग अच्छे से, उसके बाद आप लोगों को परमानेंट याद हो जाएंगे ये, ठीक है। अब देखिए डॉक्टर नगेंद्र में नाग आ रहा है। अब नाग पंचमी के दिन लोग बड़े ही रहस्यमय तरीके से नाग को दूध पिलाते हैं। नाग और रहस्य, नाग से नागेंद्र हो जाएगा, रहस्य से रहस्यमय कवि, ठीक है। नेक्स्ट है जनार्दन मिश्र है। अब देखिए जन, अब जो भी जन है ना, सब रहस्यमय तरीके से रहना पसंद करते हैं। जन क्या करते हैं, रहस्यमय तरीके से रहना पसंद करते हैं भाई, ठीक है। तो जनार्दन मिश्र हो जाएगा जन से। और यहाँ पर तो आप लोग मोस्ट का टिक लगा लो, मोस्ट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है।
अब YouTube की हर रोज की क्लास आप लोगों ने हर रोज नोट करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज की क्लास है सोचेंगे कल नोट करेंगे, हर रोज की क्लास हर रोज नोट कीजिए, ठीक है। हाँ, पीछे की अगर कईयों को होगा कि पीछे की 4-5 क्लासेस जो है अभी पीछे ही है, तो पीछे वाला भी छोड़ दो, ठीक है। उसके लिए पेज छोड़ दो, ठीक है। आप जो चल रहा है वहां पर आइए पहले आप लोग, ठीक है। जब पीछे वाले को सैटरडे संडे टाइम होता है आप लोगों के पास, उस दिन बनाते रहो इनको। जो आज का चला है उस पर आप लोग क्या कीजिए, अधिक ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आप पीछे के इसमें रहेंगे तो फिर आप लोग पीछे ही रह जाएंगे, है ना। पहले हमारे साथ आइए, जहां पर चला हुआ है सिलेबस, पीछे वाला आप लोग धीरे धीरे कंप्लीट करते रहना उसको। सॉरी सॉरी। अब जो विद्यापति का संबंध जो है किस संप्रदाय से है? विद्यापति का संबंध शैव संप्रदाय से है, परंतु हिंदी में इनको कृष्ण परंपरा का प्रवर्तक माना गया है। ओके, परंतु हिंदी में कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना गया है। तो ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। शैव थे ये संप्रदाय के, परंतु हिंदी में कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक इनको माना गया है। ओके, तो हरप्रसाद शास्त्री ने इनको क्या कहा? हरप्रसाद शास्त्री ने इनको पंचवेदोपासक कहा, ठीक है। निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा। ओके, निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा कि विद्यापति कैसे कवि हैं? जातीय कवि हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय किसको जाता है? विद्यापति को ही जाता है, ठीक है। हिंदी में काव्य में कृष्ण को विषय बनाने का श्रेय विद्यापति को जाता है, ठीक है। विद्यापति को जाता है। भाई मेरी राइटिंग पे आप लोग ज्यादा फोकस मत करना, फास्ट लिख रही हूँ इसलिए थोड़ा सा राइटिंग ऊपर नीचे हो रही है। ओके ओके, नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता की रचना को भृंग भृंगी स्वाद कहा। HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता की रचना को भृंग भृंगी संवाद कहा है, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को श्रृंग श्रृंगी
स्वाद कहा। तो कीर्तिलता की रचना को भृंग भृंगी स्वाद कहा है, ठीक है। और जो पृथ्वीराज रासो की रचना है उसको श्रृंग श्रृंगी स्वाद कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ओके सर, सो आज की क्लास में हमने जो है लौकिक साहित्य में विद्यापति तक कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।